नमस्कार, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल द विज़न में। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में एक खुशखबरी आया है, रसिया ने कोरोना का वैक्सीन ईजाद कर लिया है और हमारा हिंदुस्तान भी इसी नक्शे कदम पर अभी चल रहा है और बहुत कम दिनों के अंदर ही शायद हिंदुस्तान भी अपना एंटी कोरोना वैक्सीन ईजाद कर ले। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जब भी टीवी चैनल्स खोलता हूँ, न्यूज़ चैनल्स खोलता हूँ, तो इस कोरोना काल में कोरोना से भी ज़्यादा एक जो खबर है वो हिंदुस्तान को पूरा आंदोलित किया हुआ है। लगभग हर चैनल्स पर यही खबर चलता है जो कि संबंधित है भारत के एक उभरता हुआ कलाकार सुशांत सिंह राजपूत से। हालांकि अभी ये केस, ये सुशांत की हत्या हुई है या आत्महत्या है, जो संबंधित पुलिस प्रशासन है उनके जांच के दायरे में है। और इसी बीच में इस घटना पर बहुत सारे नए मोड़ आ चुके हैं। लेकिन सुशांत के मौत के बाद से ही एक शब्द हिंदुस्तान में सर चढ़कर बोल रहा था, नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद। यानी कि अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री है या आप कुछ भी करते हैं, उसमें अपने ही घर के लोगों को शामिल कर उन्हें आगे बढ़ाना। और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मायानगरी के यानी कि मुंबई के जो हैं उनके भी नाम आए हुए हैं। लेकिन ये नेपोटिज्म या परिवारवाद क्या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही है? अगर देखा जाए तो भारत का ये जो कल्चर है, ये जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद की संस्कृति है, इसकी शुरुआत अगर होती है तो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति या उसके परिवार से शुरू होती है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से भाई भतीजावाद और परिवारवाद या नेपोटिज्म देश के जड़ों को खोखला कर रहा है। अब थोड़ा सा गौर फरमाएं। एक ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए किसी स्टूडेंट को सबसे पहले एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी पड़ती है। इसके आगे शारीरिक योग्यता साबित करना पड़ता है और इसके बाद उसके अंदर की जो मानसिक योग्यता है और उसने क्या शिक्षा पाया है उससे संबंधित तरह तरह के, जैसे हम लोग कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह वगैरह। उसी तरह से एक जवान जो देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए जाता है, उनके लिए भी इतने तरह की कठिन परीक्षाएं ली जाती हैं, जबकि पता नहीं किधर से एक गोली दंदनाता हुआ आएगा और उसके सीने को छलनी कर चला जाएगा। लेकिन फिर भी इन सबको उस दौर से गुजरना पड़ता है, अपने आप को काबिल साबित करना पड़ता है। अब बात यूँ कहूँ तो एक डॉक्टर अगर चाह भी ले कि अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, शायद नहीं हो सकता है। किसी किसी क्षेत्र में होता है लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। एक इंजीनियर हो सकता है कि चाहकर भी अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बना पाता है। एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जस्टिस बैठे हुए हैं, वो भी अगर चाह लें कि अपने बेटे को मैं जस्टिस ही बनाऊं, तो शायद ये असंभव सा प्रतीत होता है। और तो और अगर एक टीचर भी चाह ले कि मैं अपने बेटे को टीचर बनाऊं, तो ये भी संभव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे जस्टिस के लिए उनका जुडिशरी का एग्ज़ाम लिया जाता है, टीचर के लिए टेट का एग्ज़ाम लिया जाता है और लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट या सेट का एग्ज़ाम लिया जाता है। इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह बचा हुआ है जहाँ किसी भी तरह की कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और बाप अगर विरासत संभाल रहा हो यानी कि राजनीतिक क्षेत्र, तो बेटा कितना ही लायक हो या नालायक हो, उसे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है। वो अगर उसका पिता अगर राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष है, किसी पार्टी विशेष का, तो बेटे को भी वो पार्टी का अध्यक्ष बना सकता है, बेटी को भी बना सकता है। रही बात ग्लैमर की दुनिया की यानी कि फिल्म इंडस्ट्री की, तो यहाँ भी गाहे बगाहे एक आध लोग चले आते हैं जो कि बहुत लायक लोगों के औलाद होते हैं, लेकिन अपने नालायकी के चलते निकल भी जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहीं पर आकर रुकता है कि जब टीचर के लिए टेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट है या सेट है, तो जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके लिए पीएट क्यों नहीं होना चाहिए? पेट, PET यानी कि पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ताकि पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक न्यूनतम योग्यता होना चाहिए कि अगर
वो बंदा इतना तक पढ़ा लिखा है तो इस टेस्ट में शामिल हो सकता है, और उसके बाद इस टेस्ट में अगर वो पास करता है, उत्तीर्ण होता है, तो ही वो इलेक्शन में खड़े होने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं, जो एमएलएज या एमपीज़ हैं, जब ये विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं, जब अपने स्वार्थ की बातें आती है, वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन में बढ़ोतरी, दूसरे और जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें बढ़ोतरी, तब ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक मत से, ध्वनि मत से उस बिल को पारित कर देते हैं। लेकिन जब देश हित की कोई बात आती है, आम जनता के हित की कोई बात आती है, तो ये टुकड़े टुकड़े और बिखरे बिखरे नजर आते हैं। तो सुशांत केस में चाहे जो भी हो, क्योंकि मीडिया इसके पीछे लगी हुई है, यह भी न्यायिक व्यवस्था के पास है, और साथ ही पुलिस प्रशासन इसके जांच में लगे हुए हैं। जो राजनीतिक सत्ता हासिल किए हुए हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें ये सोचना जरूरी नहीं है कि उनके बाद क्या देश कोई नालायकों के हाथों में जाएगी? तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे देश में एक कहावत है कि नेता बनने के लिए सिर्फ एक झंडा, 4 गुंडा और 1 मोटर कार चाहिए। मेरा मतलब गुंडे को अदरवाइज ना लें, गुंडे से मतलब है 4 नारे लगाने वाले, पीछे हल्ला मचाने वाले। अगर नेताओं को अपनी योग्यता साबित नहीं करनी है तो हिंदुस्तान की राजनीति वही 1 झंडा, 4 गुंडा, 1 मोटर कार वाली संस्कृति पे आके ही ठहर जाएगी। और कम से कम थोड़ी देर के लिए मैंने जो कहा है उन बातों को गौर करें, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।